हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए अपनी आगे के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है सब फील्ड्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है, जिसमें पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ टैक्स अकाउंटिंग एंड फिफ्थ वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो आइए पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मतलब इस अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल सेक्टर की होती है, दैट इज विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, उन ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं और इनको रिकॉर्ड करके वी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड एंड वी प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोस्तों जो आप क्लास 11th और क्लास 12th में जो भी अकाउंटिंग आप सीखेंगे, that is financial accounting। और इस अकाउंटिंग में you will learn to calculate profit or loss of business organizations and you will learn that how to present financial position of the business by preparing the balance sheet of the business। so this is all about financial accounting। दोस्तों अगली टाइप ऑफ अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है ये कौन सी अकाउंटिंग है, कॉस्ट। तो इस अकाउंटिंग में आप क्या सीखेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करना कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इट इज कंसर्न्ड विद असरटेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो एक बिजनेस एंटरप्राइज अगर कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको प्रोड्यूस करने में टोटल कॉस्ट क्या आ रही है और पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, ये चीज निकालना हमें सिखाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आप अपनी हायर स्टडीज में सीखते हैं जब आप ग्रेजुएशन करेंगे या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं। तो अगली ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों ये अकाउंटिंग भी आप अपनी हायर स्टडीज में सीखेंगे। ये अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है। ये मैनेजमेंट को मदद करती है उनको डिसीजंस लेने में। देखिए मैनेजमेंट को वेरियस बिजनेस डिसीजंस लेने होते हैं और उसके लिए इन्हें कई सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो सभी मटेरियल और इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारा ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, इस सब्जेक्ट में हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिससे मैनेजमेंट बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाती है और अपने बिजनेस ऑपरेशंस की प्लानिंग और कंट्रोलिंग अच्छी तरीके से कर पाती है। यहाँ पर आप कई सारे टॉपिक सीखते हैं जैसे बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस। तो दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज वेरी एनालिटिकल इन नेचर। इसके बाद अगली फील्ड जो है वो है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग दोस्तों ये ऐसी अकाउंटिंग है जो कि टैक्स पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिजनेस से उनके प्रॉफिट पे, उनकी इनकम पे उनसे टैक्स लेता है। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उस अकाउंटिंग को हम बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग। और इसी अकाउंटिंग के बेसिस पे इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी कंप्यूट किया जाता है। उसके बाद अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए दोस्तों हर बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है, जैसे यहाँ की लैंड, बिल्डिंग, यहाँ के लेबर्स। तो यहाँ पर बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स दी सोसाइटी कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करे। इस अकाउंटिंग में हम उसी कॉन्ट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग सीखते हैं। आइए पढ़ते हैं एक बार। इट इज द process of identifying, measuring and communicating the contributions of a business to the society कि एक बिजनेस ने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया और उस कंट्रीब्यूशन को करने में कितनी कॉस्ट आई, वो कॉस्ट को मेजर करना ये अकाउंटिंग हमें सिखाती है। अब देखिए एक बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी को, वो एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन कर सकता है जैसे वो ट्रीज लगा सकता है, वो वाटर प्योरिफिकेशन पे काम कर सकता है, वो पॉल्यूशन पे काम कर सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी पर वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सभी कंट्रीब्यूशन करने में बिजनेस को कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो वो कॉस्ट कितनी लगी एक बिजनेस की, उसको मेजर कैसे किया जाता है, वो ये अकाउंटिंग सिखाती है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अगला टॉपिक है इंटरेस्टेड पार्टीज और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। देखिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उससे हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कई सारी जनरेट होती है। तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कई यूजर्स के लिए यूजफुल होती है। तो वो कौन कौन से यूजर्स हैं, देखिए यूजर्स दो टाइप के होते हैं,
होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर में दो पार्टीज आती हैं, बिजनेस का ओनर और बिजनेस की मैनेजमेंट जो बिजनेस को मैनेज कर रही है। इन दोनों के अलावा कोई भी तीसरा पर्सन होगा वो आउटसाइड पार्टी माना जाता है बिजनेस का, एंड दोज पर्संस आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर। तो ओनर को किस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है? ओनर जानना चाहता है अपना रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कि उसने जितनी इन्वेस्टमेंट जितनी कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में, उस पर बिजनेस ने इसे कितना रिटर्न कमा के दिया, ये इन्फॉर्मेशन ओनर को चाहिए होती है। उसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना चाहता है ओनर कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कि कहीं बिजनेस को और कैपिटल की जरूरत तो नहीं है, तो ताकि ये और कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सके अपने बिजनेस के लिए। उसके बाद मैनेजमेंट देखिए कई सारे बिजनेस डिसीजंस लेती है कि बिजनेस को एक्सपेंड करना है या बिजनेस के कुछ प्रोडक्शन लाइन को हमें बंद करना है, तो ये सारे डिसीजंस मैनेजमेंट कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे लेती है। तो इस परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मैनेजमेंट को। इसके बाद इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये एक्सटर्नल पार्टीज की बात हम कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इन्होंने कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो ये बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि बिजनेस का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। बिजनेस अगर प्रॉफिट अच्छे कमा रहा है तो बिजनेस का फ्यूचर ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा। तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, जो फ्यूचर में कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके, और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में सेफ है और उनकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी फ्यूचर में हो सकती है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको बिजनेस से पैसा लेना होता है, क्योंकि उन्होंने उधार माल बिजनेस को बेचा होता है, तो इनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के बारे में, कि क्या बिजनेस की एबिलिटी है टू पे द डेट, कि बिजनेस उनके डेट को पेमेंट करने में एबल है या नहीं। और इसी तरीके से दोस्तों लेंडर्स भी रीपेइंग कैपेसिटी देखना चाहते हैं बिजनेस की और क्रेडिट वर्दीनेस देखना चाहते हैं। इसी तरीके से टैक्स अथॉरिटीज को टैक्सेस कैलकुलेट करने होते हैं, जिसके लिए उन्हें बिजनेस की परफॉर्मेंस को असेस करना होता है, और उन्हें ये भी चेक करना होता है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो उसका डिस्क्लोजर उन्होंने ट्रू एंड फेयर मैनर में किया हुआ है या नहीं। इसके बाद एम्प्लॉइज, देखिए एम्प्लॉइज को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस की प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, ताकि वो बिजनेस से हायर वेजेस मांग सकें और बोनस की डिमांड कर सके। और वो ये भी देखना चाहते हैं कि उनका जो पीएफ का पैसा और ईएसआई का पैसा जो बिजनेस को डिपॉजिट करना होता है, क्या उसे डिपॉजिट किया जा रहा है रेगुलरली। इसके बाद अदर यूजर्स में आ जाएगा आपको, जैसे कोई भी यूजर जैसे कस्टमर्स, रिसर्चर्स एटसेट्रा, इनको भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फॉर डिफरेंट रीजंस। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। अगला पॉइंट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर वो कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जिससे वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन बने, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बने। तो देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर इंटरेस्टेड यूजर्स ओनली इफ इट possesses the following characteristics। मतलब अगर ये नीचे लिखी हुई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंफॉर्मेशन में है, तभी उस इंफॉर्मेशन को यूजफुल इंफॉर्मेशन बोला जाएगा इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए। अगर ये 4 फीचर्स नहीं है किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, तो उस इंफॉर्मेशन को यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं माना जाता यूजर्स के लिए। तो आइए देखते हैं वो चारों फीचर्स कौन से हैं। दोस्तों पहली चीज है रिलायबिलिटी। देखिए एक इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। अब एक इंफॉर्मेशन रिलायबल कब होती है? जब वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स होगी। जैसे कि दोस्तों अभी न्यूज में चल रहा है कि कोरोना के 50,000 केस, 1 लाख केस डेली आ रहे हैं, तो ये 50,000 1 लाख कोई भी बोल सकता है ऐसे, तो क्या उसकी बातों पे विश्वास कर लिया जाएगा? नहीं। अगर विश्वास, वो रिलायबल इंफॉर्मेशन तभी मानी जाती है व्हेन इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जब उसको कहीं ना कहीं उसका सर्वेक्षण किया होता है, उसका सर्वे किया होगा, तो जब भी उसको रिलायबल माना जाता है। इसी तरीके से अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बिजनेस ने सेल्स दिखा रखी है 50 करोड़ रुपीस की, तो क्या बिजनेस के अकाउंट्स में 50 करोड़ लिखने से क्या हम ये मान लेंगे कि 50 करोड़ की सेल हुई है? नहीं। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइड थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट बाय एनीवन। ये 50 करोड़ की सेल को रिलायबल तभी माना जाएगा जब बिजनेस ये बोले कि भाई एनीवन, कि कोई भी पर्सन आ जाओ और इस 50 करोड़ के सेल्स बिल्स हमारे पास हैं, हम ऐसे ही यहाँ 50 करोड़ की सेल नहीं दिखा रहे, इट इज अ फैक्ट कि हमने पूरे साल में इतनी सेल की है और हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि सेल्स के जो बिल हैं वो हमारे पास रखे हुए हैं पूरे 50 करोड़ के। एनीवन, कोई भी पर्सन आके उसे वेरीफाई कर सकता है, जब जाकर उस इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है?
reliable information और that information must be free from bias and errors। उस information में कोई भी error नहीं होनी चाहिए और इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस ऑल्सो। उसके बाद अगली करेक्टरिस्टिक्स है रेलेवेंस। देखिए एक इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट तब बोला जाता है जब वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो इन टाइम एंड इट मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स बाय हेल्पिंग देम टू फॉर्म प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम्स। देखिए एक इंफॉर्मेशन रेलेवेंट तब बोला जाता है जब सही समय पर वो इंफॉर्मेशन यूजर्स को पहुंचाई जाए और वो इंफॉर्मेशन यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाली होनी चाहिए। उस इंफॉर्मेशन से यूजर्स इस काबिल हो जाने चाहिए कि वो फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर पाए बिजनेस के आउटकम्स के बारे में। इसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए कि यूजर्स उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। और लास्ट फीचर इंफॉर्मेशन का है कंपेरेबिलिटी। देखिए इंफॉर्मेशन इस तरीके से डिस्क्लोज की जानी चाहिए कि इसको कंपेयर किया जा सके पिछले साल की फिगर्स से बिजनेस की या फिर अदर बिजनेस के डाटा से। मतलब कि अगर मान लो मैंने करंट ईयर की फिगर यहाँ पे दिखाई हुई है कि मैंने सेल इतनी करी, एक्सपेंस मेरे इतने हुए, तो इसी के साथ में प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन दिखा दो तो आमने सामने फिगर होगी, तो वी कैन इजीली compare the previous year figures with the current year figures of the business। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। देखिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे इस लेक्चर को ध्यान से देखें, समझें और ये थ्योरी जो मैंने आपको लिखवाई है ये सफिशिएंट है। इतनी ही थ्योरी को आप नोट डाउन करें और इसको लर्न करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।